आईपीज पर मबनी है, बिकॉज दे कैन नॉट सी। उनको तो ये लग रहा है कि इन पैकेट्स के दरमियान, जी फयाज कह रहे हैं कि एनीवन कैन स्निफ दिस ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। यू आर राइट, सो फार यू आर राइट। अभी तक हमने सिर्फ बात टनलिंग की है, यू आर राइट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें एनीबॉडी कैन स्निफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, तो ये प्राइवेट आईपी इस प्राइवेट आईपी के साथ बात कर रहा है, और रास्ते में इस राउटर के पास तो रूट ही नहीं था प्राइवेट आईपी का। तो हमने ये आईएसपी के राउटर्स को कैसे डिसीव किया? दो हेडर्स लगा के, आउटर हेडर और इनर हेडर। सो ये चीज जो है, दो हेडर्स का लग जाना इज कॉल्ड टनलिंग, एंड दिस इज वर्चुअल नेटवर्किंग। अच्छा जी, अब ये जो कम्युनिकेशन है, अगर हम सिर्फ टनलिंग की बात करें तो टनलिंग की बेस पर हमें जो चीज अचीव होती है वो है कनेक्टिविटी। टनलिंग से हमें कनेक्टिविटी मिल गई है। ये पीसी अपने एफटीपी सर्वर से फाइल्स कॉपी कर सकता है। इनकी आपस में ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है पैकेट को पैकेट में इनकैप्सुलेट करने से। तो देखा जाए तो वर्चुअल नेटवर्किंग एस्टेब्लिश जैसे ही हुई, हमारी नेटवर्किंग यानी कनेक्टिविटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वो मुमकिन हो गई है। लेकिन वही बात जिसको फयाज ने अभी पॉइंट आउट किया कि इसको तो कोई भी शख्स यहाँ पे मैन इन द मिडल जो है वो क्लियर पढ़ सकता है। अगर इसके अंदर कोई ट्रैफिक जो गुजर रही है उसमें अगर आप पासवर्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो वो तो मैन इन द मिडल पढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि टनलिंग एलोन सिक्योरिटी नहीं है, टनलिंग आपको प्राइवेसी नहीं देती है, ये सिर्फ आपको कनेक्टिविटी दे रही है। इसीलिए तो हमें अपने पैकेट को क्या करना पड़ा है, जब हमने इस पैकेट को टनल किया है तो हमने इसको टनलिंग के साथ साथ एनक्रिप्ट भी किया है, उसकी हैशिंग भी की है। एनक्रिप्शन क्या है? वो पढ़ा ना जा सके। हैशिंग क्या है? वो मॉडिफाई ना हो सके। सो एनक्रिप्शन और हैशिंग का प्रोसेस जब होगा आपके पैकेट पे, तो ये कनेक्टिविटी के अंदर सिक्योरिटी ऐड कर देगा, कनेक्टिविटी प्लस सिक्योरिटी हो जाएगी। एंड व्हेन यू एनक्रिप्ट and hash your packet and move it over the internet, then nobody is able to read it or modify it. लिहाजा आपको प्राइवेसी भी मिल जाएगी। So connectivity plus security means encryption and hashing together makes VPN. अगर इसमें से प्राइवेसी निकाल दी जाए यानी एनक्रिप्शन और हैशिंग निकाल दी जाए तो ये सिर्फ VN रह जाएगा, वर्चुअल नेटवर्क। इसमें PN का आंसर नहीं होगा। So in order to have a VPN, we need to encrypt it and hash it. So anyway, so एक VPN में जो ट्रैफिक है वो टनल हुई, एनक्रिप्ट हुई, हैश हुई, डेस्टिनेशन पे पहुंची। डेस्टिनेशन डी एनक्रिप्शन करेगा, हैश वेरिफिकेशन करेगा, डी एनकैप्सुलेशन करेगा। सो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हुए थे? एनकैप्सुलेशन, एनक्रिप्शन, हैशिंग। यहां पे जो स्टेप्स होंगे वो डी एनकैप्सुलेशन, डीक्रिप्शन और हैश वैलिडेशन। सो इस प्रोसेस के बाद जो एक्चुअल पैकेट है वो एक्सट्रैक्ट होगा, और वो एक्चुअल एक्सट्रैक्टेड पैकेट जो है विच यू कैन सी हियर, वो आपके पीसी को या टारगेट सर्वर को मिल जाएगा। इसको इस चीज का कोई इल्म नहीं है कि रास्ते में क्या हुआ। ये सारी की सारी जो एक्टिविटी थी ये सिर्फ और सिर्फ VPN गेटवेज के दरमियान हुई, दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स। ना इनको पता है, ना इन पीसीज को पता है
ना इस सर्वर को पता है. Only these two units are involved. So is that clear? This provides us man in the middle protection. अच्छा जी, as we are getting closer to the lab part of our course, हमें अपनी बेस टोपोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेनी है. हमारे पास लैब में 4 राउटर्स हैं, राउटर 1, राउटर 2, 3 एंड 4, और इनके दरमियान में एक राउटर है which will act as an ISP. बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे हमने इंटरनेट राउटर्स देखे, this box will function as sort of an internet cloud. Around this router, we will be having 4 iOS boxes and 2 ASs. अब इनमें से किसी को हम जरूरत के तहत हेडक्वार्टर मान लेंगे, किसी को ब्रांच ऑफिस, ब्रांच, किसी को हम होम ऑफिस मान लेंगे, किसी को प्रोजेक्ट ऑफिस मान लेंगे, और मे बी दिस ऑल्सो इज अ ब्रांच. So we will make VPNs between these devices. ISP router will be providing a pass-through only. ISP router will be providing pass-through only. इस पूरी लैब में जो कॉन्फ़िगरेशन IP एड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हुई हुई मिलेगी आपको, वो डुअल स्टैक है. V4 and V6 as well. On average, Arsalan Yaqub का question है, on average what percentage of bandwidth is consumed by tunneling plus hashing plus encryption? अच्छा जी, इस क्वेश्चन के लिए इसके आंसर के लिए टनलिंग, हैशिंग और एन्क्रिप्शन. देखिए, परसेंटेज ऑफ बैंडविड्थ का क्वेश्चन है और उसको हम रिलेट कर रहे हैं टनलिंग के साथ, हैशिंग के साथ और एन्क्रिप्शन के साथ. देखिए, जब आप टनलिंग करते हैं तो यू आर इंक्रीजिंग पैकेट साइज. When you are increasing your packet size using tunneling, you are already creating room to keep hashing and encryption information, if any. Are you getting my point? When you enable tunneling, you are already keeping the room for hashing and encryption information to be added, if any, later on. So packet size increase जो हो रहा है वो टनलिंग से हो रहा है. हैशिंग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को टनलिंग अपने अंदर ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रही है. एनक्रिप्शन इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लुक टू द अदर. तो टनलिंग से बैंडविड्थ पे असर पड़ेगा. हैशिंग से आपको ये पूछना चाहिए कि इस पे CPU पर क्या इम्पैक्ट आएगा और इसको करने से CPU पर क्या इम्पैक्ट आएगा. तो इन दोनों का ताल्लुक जो है वो CPU हॉर्स पावर के साथ बनता है. टनलिंग का ताल्लुक बिल्कुल, क्योंकि पैकेट साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बैंडविड्थ के साथ बनता है. अब ऑन एवरेज कितना असर पड़ेगा, उसके लिए अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि GRE अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्या होता है, IPsec इस्तेमाल करूं तो क्या होता है, SSL इस्तेमाल करूं तो क्या होता है. उन सब के अपने हेडर्स हैं ना.
सो GRE का हेडर और तरह से है, IPsec का हेडर और तरह से है, SSL का हेडर और तरह से है, but there will certainly be an overhead. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ट्रेवल करनी है, ओवरहेड होगा, आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम होगी एक्स्ट्रा, बट उसका कोई रूल ऑफ थंब इस वक्त मैं आपको भी नहीं बता सकता कि 5%, 10%, 20%, 30%। जैसे ही हम GRE, IPsec, SSL डिस्कस करेंगे, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि MTU साइज में क्या इम्पैक्ट आया है। उस इम्पैक्ट से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको।